हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में हम न्यूटन्स के लॉ को समझेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, तो मेरे पास फोर्स का डिफिनीशन है। फोर्स कहता है फोर्स इज ए पुल, पुश या पुल दैट कैन चेंज द शेप, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि अगर हम किसी भी बॉडी को पुश करते हैं या उसे पुल करते हैं, मतलब उस पर धक्का लगाते हैं, उसे अपनी तरफ खींचते हैं, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। उसका शेप बदल सकता है, उसकी स्पीड अप हो सकती है या स्पीड डाउन हो सकती है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाता हूं, मतलब किसको करता हूं, पुश करता हूं, तो क्या होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और उसका पोजीशन भी चेंज हो गया। ओके, और इसको हम वन बाई वन ऐसे ही राउंड अप करते रहेंगे तो क्या होगा, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप है ऑब्जेक्ट का, क्या हो जाएगा, ये सर्किल की तरह दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होती है, उसका शेप बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है और उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, इट कैन स्टार्ट, अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को शुरू कर सकता है, स्टॉप रोक सकता है, स्पीड को अप कर सकता है या स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है, या उस ऑब्जेक्ट को टर्न कर सकता है या उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। तो जब भी हम किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो उस बॉडी में उसका शेप चेंज हो सकता है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है। अब आगे बात करते हैं मेनी फोर्स एट फोर्स। वेट हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स में ऑल टुगेदर। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर चार फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है फ्रिक्शन वाला फोर्स, और एक लग रहा है अप्लाइड फोर्स, और एक लग रहा है ग्रेविटी द्वारा जो हम इस पे फोर्स लगेगा। ओके, जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू mg। ओके, अब आगे चलते हैं नेट फोर्स के बारे में। मोशन कैन चेंज ओनली द फोर्स डू नॉट कैंसिल एंड बैलेंस एट नेट फोर्स। कह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो बोल रहा है कि मोशन कैन चेंज ओनली व्हेन द फोर्स डू नॉट कैंसिल। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ बोलता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की। तो मेरे पास पहला ये फोर्स है, बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। एक्चुअली फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 9 के चैप्टर में जो फिजिक्स का है, जिसमें हमें फोर्स पढ़ना है, उसमें केवल दो फोर्स के बारे में बात की गई है। एक है बैलेंस फोर्स, एक है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या कहता है, इसका बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है क्या होता है, जीरो होता है या फोर्स कैंसिल हो जाता है। कि इसका मतलब कि दो लोग हैं, अगर दोनों लोग सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, या रस्सी या तो इधर नहीं जाएगी या तो इधर नहीं जाएगी। क्या हो जाएगी, रस्सी बीच में की बीच में रह जाएगी। इसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। मतलब कि जो पर्सन रस्सी के उस साइड जो फोर्स लगा रहा है और जो पर्सन रस्सी की साइड फोर्स लगा रहा है, दोनों का क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, या तो ये वाला पर्सन जीतता है या तो ये वाला पर्सन जीतता है। जिस पर्सन का फोर्स ज्यादा होगा, जो ज्यादा ही पुल या पुश पुश करेगा, क्या करेगा, वो जीत जाएगा। वही बोल रहा है कि नॉन जीरो, ये कभी जीरो नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई वन डायरेक्शन वाला जीत जाता है। तो ये पर्सन जीतेगा या तो ये वाला पर्सन जीत जाएगा। इसमें क्या होता है, बैलेंस फिक्स, मतलब जो फोर्स होती है बैलेंस नहीं हो पाती है, अनबैलेंस। जैसे कि समझिएगा, इस मेरे पास एक रस्सी है, यहाँ पे एक पर्सन P1 है, यहाँ पे पर्सन P2 है। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ये लगाता है 5 न्यूटन का, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या करेगा, इस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आ चुका है, यहाँ पर फोर्स आ चुका है अनबैलेंस फोर्स। ओके, और बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स में क्या होगा
कि दो पर्सन होंगे वैसे ही P1 और P2, अब दोनों करेंगे सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, मतलब कि ये भी लगाएगा 5 न्यूटन का, ये भी क्या लगाएगा 5 न्यूटन का। अब दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, तो दोनों में से क्या होगा एक निगेटिव हो जाता है, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कि बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है क्या होता है 0 होता है, और अनबैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है वो नॉन जीरो होता है, मतलब कि दोनों में से कोई एक पर्सन उसे जीत जाता है। अब आता है इफेक्ट ऑफ मोशन, मोशन में क्या नहीं होता है नो चेंज इन स्टेट मोशन, जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा तो चेंज इसका स्टेट चेंजिंग नहीं होगा। इस वाले में स्पीड डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या तो आप तेजी से खींच के इधर आ जाएंगे या तो आप उधर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा अनबैलेंस वाले फोर्स में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं, और इस वाले में कुछ चेंज नहीं होता है। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टे एट रेस्ट, जब भी बैलेंस फोर्स की बात होगी तो क्या हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रेस्ट में आ जाएगा, उसको कोई फोर्स काम ही नहीं करेगा। क्या कर सकता है ये वाला स्टार्ट टू मूव, ये या तो उधर जाने के लिए तैयार हो जाएगा या तो इधर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, किस वाले इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये वाला काम हो जाएगा स्टेट्स एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगा। एग्जांपल पे दिया गया है टग ऑफ और इक्वल पुल, वन टीम पुल्स हार्डर, वही रस्सी वाला एग्जांपल है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा कि फोर्स क्या करता है, जब भी हम किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट के बॉडी में शेप में चेंजिंग कुछ होती है, उसके डायरेक्शन में कुछ चेंज होता है और उसकी स्पीड में कुछ चेंज होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि फोर्स के होते हैं टू टाइप्स, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, और अनबैलेंस फोर्स में जो नेट 0 होता है वो 0 नहीं होता है, दोनों में से कोई वन पर्सन उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है। अब बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, जो बताता है इनर्शिया के बारे में। अभी इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करना ही पसंद करेगी। कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने कहा था अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो मूव करना ही चाहती है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी पढ़ लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट लगातार रेस्ट में रहना पसंद करेगी, या तो या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन द बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का यहाँ पे मतलब है एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि बाहर से लगाया गया फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ वही बात की जा रही है, दिस नेचुरल रेजिस्टेंस टू चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया, मतलब कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसी इवेंट को, इसी फिनोमिना को या इसी नेचुरल फिनोमिना को हम इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है इनर्शिया के बारे में बताता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। वही रिविजन में लिखा गया है। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट फॉल्स व्हेन ए कारपेट इज बिटन, मतलब कि जब हम, एग्जांपल दिया गया है कि जो कारपेट होता है, कारपेट जो धूल जमा होता है, ठीक है, जैसे हम उसको झाड़ते तो क्या होता है पार्टिकल उससे निकल के दोबारा रेस्ट में जाना पसंद करते हैं। इसलिए क्या होता है जब भी हम उस कारपेट पे से झाड़ रहे तो क्या होता है उससे जो धूल निकलता है, जो पार्टिकल निकलते हैं, करते हैं वो रेस्ट में रहने की ही ट्राई करते हैं। अब आता है इस दूसरा वाला, इनर्शिया ऑफ मोशन, ए पैसेंजर लर्न्स ऑफ फॉरवर्ड व्हेन ए बस ब्रेक्स, जैसे ही बस में बैठा हुआ पैसेंजर, जो ड्राइवर होता है बस का, जैसे वो ब्रेक लगा तो क्या होता है जो उसमें पैसेंजर बैठा हुआ करता है वो एक झटका महसूस करता है। इसका मतलब कि वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, इसलिए क्या होता है हमें धक्का महसूस होता है कि कहीं बस आगे चली गई है ना। क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के पास एक रूल है। रूल ये कहता है कि अगर आप बस के साथ चल रहे हैं और अचानक बस ब्रेक मारता है, क्या करेंगे, या तो आप मोशन में रहने की कोशिश करेंगे या तो रेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वही बता रहा है। तीसरा वाला, मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया, मास मेजर इनर्शिया, कह रहा है कि अगर आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मास है, मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर,
उसके पास जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा, वो जितना उसका मास हुआ करेगा, उसके पास उतनी इनर्शिया करेगी, वैरी करेगी। लास्ट कहता है आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात करेंगे सेकेंड लॉ की। तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ बस इतना ही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही होता है हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आगे चलते हैं सेकेंड लॉ पे। न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ जो क्या डिफाइन करता है? जो डिफाइन करता है फोर्स को। डिफाइन करता है फोर्स को, डिफाइन करता है फोर्स। डिफाइन होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कह रहा है कि जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम में जो पर यूनिट टाइम जो चेंज होता है, किसको डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। वो कह रहा है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसके इक्वल होता है ये? एफ जो होता है एम के इक्वल होता है। एक्चुअली मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू एम भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला बना है, मिला है हमारा, जो फोर्स डिफाइन होने वाला है, वो इसी फॉर्मूला डिफाइन होने वाला है। क्योंकि मेरे पास क्या है? एम बराबर वीवी है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब कि ए बराबर क्या होता है? वी बाई टी होता है। कैसे करेंगे हम? जी की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, मिल जाएगा वी बराबर मिल सकता है टी, सॉरी ए टी। इसको हम पुट अप कर देंगे इस वाले में, तो क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा P इक्वल्स टू एम वी की जगह पे ए टी। ठीक है। इसमें इसमें बोला गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि ये प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? एम बी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसको हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो वो मिल सकता है एम बराबर एफ बराबर एम मिल सकता है। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, डेफिनेशन की बात हम बाद में करेंगे। बस हम इतना जानेंगे कि जो सेकेंड लॉ होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ को प्रूफ करता है, सॉरी फोर्स को प्रूफ करता है। तो ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कुछ यहाँ पे कुछ वो भी दिया है। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन। फिर फोर्स बराबर लिख रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू एफ बराबर एम, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। फिर यह बता रहा है लार्ज फोर्स क्या करेगा? लार्ज एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, और लार्ज मास से करेगा, स्मॉल एक्सेलरेशन करेगा। इसका मतलब कि अगर आपका फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास लार्ज मास है, क्या है लार्ज मास मतलब क्या? एम ज्यादा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जब हम किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाता है। क्यों? क्या होता है वहां पे? मास क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। अब कोई भी भारी चीज काफी दूर तक नहीं जा पाती है, मोमेंटम नहीं पकड़ पाती है। जितनी जितनी हल्की होगी, मतलब कुछ इसके पास क्या होगा? उसके पास थोड़ा सा वो मतलब कि मीडियम वेट में होगी, तो आप उसे दूर तक फेंक सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारा बड़ा ईटा है, तो क्या होगा? उसके पास लार्ज मास आ जाएगा। इसे क्या करेगा? वो ज्यादा तेजी से जा भी नहीं पाएगा और दूर भी नहीं जा पाएगा। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। वर्क एफ बराबर 10 न्यूटन, मतलब फोर्स लगाया जा रहा है सेकंड का 2 kg मास पर। तो जो हमारा वैल्यू है एफ बराबर फॉर्मूला मिलता है हमारे पास एम है, इसी फॉर्मूले को चेंज करके निकाल लिया गया है ए बराबर एफ बाई एम। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन, जिसको हम शॉर्ट में एन लिखते हैं। ओके। अच्छा, इसका ये भी होता है एफ बराबर एम है ना, एम ए। तो एम का मतलब किलोग्राम और इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों ही क्या है? ये भी फोर्स का यूनिट है और ये भी क्या है? फोर्स यूनिट, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर सिस्टम बोलते हैं। एम्पियर सिस्टम में यूनिट होता है और एसी यूनिट में क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, तो बाकी चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में, जो हमारा लास्ट वाला है।
न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है टू एवरी रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितने अमाउंट में फोर्स लगाते हैं उतने ही अमाउंट में का क्या होता है, दूसरा पर्सन भी हमसे हम क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसका मतलब कि जितने की स्पीड से हम गेंद को दीवार पे फेंकेंगे उतने की स्पीड से गेंद भी आता है। जैसे कि कोई भी बल्लेबाज जब बहुत तेजी से गेंद को फेंकता है तो क्या होता है, जैसे ही बल्ला गेंद को टच होता है क्या होता है, गेंद उतने की स्पीड क्या करता है, दूर जाके गिरता है। ये क्या कहता है, वही कहता है, वही कह रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी गेंद पर, बॉल पर, जैसे ही बॉल जाके किस पे लगेगी, बल्ले पे लगेगी, बैट पे लगेगी, तो कितने की फोर्स में लगेगी, वही इतने की स्पीड, मतलब इतना ही उसमें फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। आप एग्जांपल आगे भी बताया गया है, फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। फोर्स क्या करता है, एक पेयर की तरह काम करता है। व्हेन अ बॉडी पुश a second, the second push back equal hard in the opposite direction। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी को एक सेकंड के लिए पुश कर रहे हैं, चाहे उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, उतना ही फोर्स उधर बैक, वही बोल रहा है, द सेकंड पुश बैक इक्वल हार्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप जितने की स्पीड से गेंद को फेंकेंगे उस बैट में टच करने के बाद गेंद उतनी तेजी से आपकी तरफ आएगी। यही बता रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और कुछ दिया इसमें, द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो डू नॉट कैंसिल। कह रहा है कि अगर, मतलब कि जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, जितने अमाउंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं किस पर, बॉल पे, और बैट भी उतना ही लग रहा है, तो यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस हो जाना चाहिए फोर्स को, मतलब कि टोटल फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होता है। जब भी डायरेक्शन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही बोल रहा है, द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे डू नॉट कैंसिल। कैंसिल नहीं हो सकता है। तो ये बोल रहा है, स्टीमर पुश वाटर बैक, द वाटर पुश द स्विमिंग फॉरवर्ड। जो तैराक होता है, जो स्विमर होता है, जो पानी में स्विम कर रहा करता है, वो वाटर को बैक, पीछे की तरफ पुश पानी करता है, उसे ऊपर की तरफ, मतलब कि आगे की तरफ ढकेलता है। वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वही हो रहा है, क्या हो रहा है, वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर बोल रहा है, अगेन रिकॉल्स एज इट फायर्स अ बुलेट फॉरवर्ड। जैसे ही हम किसी बंदूक को चलाते तो क्या होता है, जब भी हम किसी बंदूक को फायर करते क्या होता है, वो बंदूक जितने की फोर्स से गोली को बाहर निकालता है, उस बुलेट को बाहर निकालता है, उतने क्या करता है, हमें उतने ही अमाउंट का फोर्स पीछे की तरफ महसूस होता है। वही बोल रहा है फिर दोबारा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी नाव पे चलते हैं, या चाहे आप नाव से बाहर की तरफ, क्या होता है, आपको एक धक्का सा महसूस होता है। आप जितने की फोर्स लगा के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, उतने कुछ करता है, पानी भी आपके ऊपर लगाते हैं, क्या होता है, हमें झटका महसूस होता है। झटका क्या होता है, वही झटका होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब कि आप जितने के अमाउंट में उस पर फोर्स लगाएंगे उतने के अमाउंट आपको फोर्स महसूस होगी। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो बोलता है एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट एक्शन। फिर एक और ये एग्जांपल एक और की है, रॉकेट इज पुश्ड अप एंड थ्रोज गैस टुवर्ड। जब कोई मिसाइल छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, ये यूनिवर्स में क्या होता है, वो भी आगे की तरफ बढ़ने के लिए जितने की स्पीड से आगे बढ़ता है उतने की स्पीड से क्या होता है, वो पीछे क्या करता है, गैस जो उसमें निकलती है, जो उसमें से फायर निकलता है, वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जितने की फोर्स से ऊपर जाएगी उतना पीछे झटका दिखी जाएगी। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट थर्ड लॉ था। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है, सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, और जो तीसरा जो लॉ होता है वो एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है, जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे चलते हैं। अब आता है कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, ये लास्ट टॉपिक है इसका। इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स को अब्सेंस कर दिया जाए, मतलब कि हटा दिया जाए, तो क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ ए सिस्टम स्टेज कांस्टेंट। कह रहा है कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना दिया जाए तो कह रहा है कि जो सिस्टम का जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम लॉस्ट बाय वन बॉडी इज गेन्ड बाय अनदर। कह रहा है कि मोमेंटम क्या करता है, अगर मोमेंटम एक बॉडी से लॉस होता है तो क्या होता है, गिर जाता है। वही मतलब हुआ कि हम मोमेंटम को नहीं बना सकते हैं, नहीं उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि भी कैसे काम करता है, कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम कैसे काम करता है, लॉ ऑफ
कन्वर्टर ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। जैसे कि एनर्जी को नहीं हम बना सकते हैं, नहीं उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वही इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे दिया भी है बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले जो आपका मोमेंटम था और बाद में जो आपका मोमेंटम होगा, किसी भी दीवार से टकराने के बाद क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जीरो हो गई नहीं। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन्स रिकॉइल ऑफ ए गन एंड द मोशन ऑफ रॉकेट्स। ये भी एग्जांपल बढ़िया है इसका, ये प्रूफ करने के बाद चलता है ये कैसे आता है। और डायरेक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और क्या करता है ये वाला जो लॉ है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से कनेक्टेड। ओके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वही है जो की पॉइंट्स है फोर्स के बारे में बताया था, जल्दी से इसको रिवीजन कर देता हूँ। फोर्स क्या होता है, ए फोर्स या पुल दैट कैन चेंज मोशन और शेप। मतलब जब भी हम किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आती है या तो मोशन में चेंज आता है। हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। ओके आता है बैलेंस फोर्स। मैंने बताया था कि जो भी नेट फोर्स जो होगा बैलेंस फोर्स का क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। ऑन बैलेंस फोर्स में क्या होता है, केवल ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है, वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता है। इनर्शिया मैंने बता दी, इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रही है या चेंज नहीं कर रही है तो क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे इनर्शिया बोलेंगे। मास, मास क्या होता है, द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनर्शिया मास। मोमेंटम की फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूटन किसका किसका यूनिट होता है, ये होता है यूनिट होता है फोर्स का, बता दिया। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पेयर ऑन टू बॉडीज, ये न्यूटन थर्ड लॉ था। और ये समरी है जो मैंने आपको बता दिया है कि फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है और हमारा थर्ड लॉ क्या है। ओके और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद सॉल्व करना है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा और कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।